नमस्ते बंधुओं, एक बार फिर आप देख रहे हैं शैलेंद्र सिंह के साथ अभीष्ट भारत। और आज हम बात करेंगे वामपंथ के पुरोधा कामरेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, विजनरी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में विदेश मंत्रालय अपने पास रखा और अपने आप को विदेश विभाग का, विदेशी संबंधों का, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का, उस समय का सबसे बड़ा ज्ञाता समझते थे, जिनका दिया हुआ एक जख्म जो हम आज तक भुगत रहे हैं और पता नहीं कितने सालों तक हमारे आने वाली संततियां इसको भुगतती रहेंगी। 1962 में चीन के साथ हमारी पराजय, और ये विशुद्ध रूप से नेहरू की देन थी। और ये मैं तथ्यों तर्कों के आधार पर आज सिद्ध करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से एक घमंडी प्रधानमंत्री की अपनी कुछ गलतियों की वजह से और ख़ास करके वामपंथ की अपनी झुकाव की वजह से, उसके कैरेक्टर को न समझने की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू से इतना बड़े बड़े ब्लंडर हुए, जिसकी वजह से भारतवर्ष की 43,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन आज भी चाइना के पास है और ये किसी स्विट्ज़रलैंड जैसे देश से भी बड़ा है। और ये भी बात करेंगे कि तत्कालिक समय के राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का विचार क्या था उस समय, और उस समय के गृह मंत्री और हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री क्या सोचते थे नेहरू के विषय में, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि अगर नेहरू ने एक गलती नहीं की होती, एक जो सबसे बड़ा ब्लंडर था, अगर नेहरू ने नहीं किया होता तो शायद 1962 का चीन का युद्ध और आने वाला 1965 का पाकिस्तान का युद्ध भारतवर्ष कभी लड़ने की नौबत ही नहीं आई होती। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। नेहरू की वो गलती जिसकी वजह से भारतवर्ष का वो घाव जो आज तक रिश्ता है। और हम शुरू करते हैं, जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ तो हम सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का पद थाली में परोस के मिल गया था। और ये भी जानते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलना चाहिए था उसको नेहरू को दिया गया, क्योंकि गांधी का यही मत था, गांधी यही चाहते थे। और गांधी का ये विचार था कि नेहरू तत्कालिक परिवेश में विदेशी संबंधों के विषय में सबसे ज़्यादा जानकार हैं, विजनरी प्रधानमंत्री हैं। वो विदेश नीति उनकी सबसे अच्छी मानी जा रही थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को सुधार लेंगे, संभाल लेंगे और भारतवर्ष को प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे, ऐसी सोच थी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। हुआ यूं कि जब पहला चुनाव हुआ भारतवर्ष में स्वतंत्रता के बाद, पहला चुनाव के बाद कांग्रेस भारी बहुमत से विजय प्राप्त की। ज़्यादातर इतिहासकारों का ये मानना है अपनी उस जीत के बाद बिल्कुल ही निरंकुश, एरोगेंट से हो गए। चूँकि वो वामपंथ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उनको रूस और चाइना से अपने संबंध ज़्यादा मजबूत करने के चक्कर में उनकी सारी डिप्लोमेसी, सारी विदेश नीति वहीं तक केंद्रित रही। और इससे भी बड़ी गलती उन्होंने किया कि अपने चाटुकार और बहुत ही नालायक किस्म के लोगों को अपने विदेश मंत्रालय में राजदूत के रूप में या रक्षा मंत्री के रूप में भी किसी भी अच्छे व्यक्ति को इन्होंने पोस्टिंग नहीं दी उस समय। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने विदेश मंत्रालय हमेशा अपने पास रखा, जब तक ये जीवित रहे, प्रधानमंत्री रहे, तब तक हमेशा विदेश विभाग को अपने पास रखा। इनका मानना था कि इनसे बड़ा विदेश के संबंधों के विषय में जानकार कोई है ही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1949-50 में चीन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। माओ त्से तुंग, उस समय चीन पर वामपंथ और मार्क्सवादियों इनका कब्जा हो गया और चीन की सरकार को मान्यता देने वाला गैर वामपंथी पहला देश भारतवर्ष था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आशीर्वाद से चीन के वामपंथी शासन को या अत्याचारी माओ त्से तुंग के शासन को मान्यता दी गई। माओ त्से तुंग वही व्यक्ति है जिस आदमी ने सत्ता संभालने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता पाने के बाद कम से कम 20 करोड़ लोगों को, अपने देश के 20 करोड़ लोगों की हत्या करवाई। उस मौत से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मान्यता ही नहीं दी।
बल्कि उसको पूजा, एक तरह से उसको अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। इसको जानने के लिए आपको परम गांधीवादी, परम नेहरू भक्त रामचंद्र गुहा की पुस्तक भारत गांधी के बाद की पुस्तक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये विवरण मिलता है कि उस समय के तत्कालिक चीन के राजदूत पडिक्कर को नेहरू ने भी कई पत्र लिखे कि चीन की किस तरह से मदद की जाए या चीन को कैसे करना है। ये बहुत सारे रेफरेंसेस में आपको मिल जाएगा। लेकिन पडिक्कर का एक पत्र जो नेहरू के पास आया 1950 में, उसको आज जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है। पडिक्कर ने नेहरू को लिखा कि मई 1950 में मैं माओ से मिला और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। जब वो माओ से मिले तो माओ की आंखों में करुणा झलक रही थी और उनके चेहरे पर दोस्ती का दोस्ताना व्यवहार था। आगे पडिक्कर ने नेहरू को लिखा कि वे, मतलब माओ, आपकी तरह, मतलब नेहरू जी की तरह काम करने वाले स्वप्नदर्शी और आदर्शवादी व्यक्ति हैं। आप दोनों व्यापक संदर्भों में मानवतावादी कहे जा सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से एक इतने क्रूर व्यक्ति के विषय में ये लिखा। रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक में आगे लिखते हैं माओ के विषय में कि वो इतिहास के निर्मम और तानाशाह के विषय में एक स्वप्निल, नरम, कवि हृदय व्यक्ति की तरह चित्रण कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से नेहरू तारीफ पसंद व्यक्तियों को स्थापित किए हुए थे, जो वामपंथी थे, उनकी तरह ही कामरेड थे, जो चीन और रसिया से ज़्यादा संबंध रखने के पक्षधर थे, और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश से बिल्कुल अलग रहना चाहते थे। ये वो दौर है जब माओ त्से तुंग ने तिब्बत को अपने में मिलाना शुरू कर दिया था। तिब्बत को हड़पने का प्रोसेस शुरू हो गया था और उस समय 16 वर्ष के दलाई लामा उस समय भारत में एक प्रतिनिधिमंडल भेजे हुए थे और 60 वर्ष के पंडित नेहरू ये नहीं समझ पा रहे थे कि चीन किस तरह का ड्रैगन है, वो किस तरह से पहले तिब्बत को हड़पेगा फिर भारत पे अटैक करेगा। और यही बात मंत्रिमंडल में जब उठी, इसका विवरण मिलता है डॉक्टर दिनकर जोशी की पुस्तक महामानव सरदार में। महामानव सरदार में डॉक्टर दिनकर जोशी लिखते हैं कि मंत्रिमंडल की जब बैठक चल रही थी, उसमें कैबिनेट मंत्री BN गाडगिल ने कहा, चीन तिब्बत पर कब्जा करके भारतवर्ष के उत्तर पूर्व भूभाग के पड़ोस में आ चुका है, जो हमारे लिए बहुत खतरा है। तो इस पर पंडित नेहरू जी चीन का बचाव करते हुए बोले कि मिस्टर गाडगिल, आपको न तो चीन का इतिहास पता है न भारतवर्ष का भूगोल। आपको नहीं पता है कि तिब्बत और भारत के बीच में हिमालय की एक श्रृंखला भी है। इस बात पर कन्हैयालाल मुंशी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं भूगोल ही नहीं बल्कि इतिहास भी जानता हूँ, और इतिहास में दर्ज है कि 7वीं शताब्दी में तिब्बत हिमालय पार कर लिया था और इसलिए उन्हें 20वीं शताब्दी में हिमालय पार करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें जब KM मुंशी से मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह से निकला नॉनसेंस। तो सोचिए पंडित नेहरू कितने एरोगेंट थे और कितने पॉजिटिव थे वामपंथियों के प्रति, जिसकी वजह से भारतवर्ष को इतनी बड़ी हार का सामना देखना पड़ा। अगर पंडित नेहरू दलाई लामा के साथ मिलकर तिब्बत के विलय का विरोध किए होते तो शायद आज तिब्बत हमारे लिए एक बफर स्टेट का काम कर रहा होता, जैसे नेपाल है, जैसे भूटान है, या जो किनारे के राज्य होते हैं ये बफर स्टेट का काम करते हैं। लेकिन पंडित नेहरू की अदूरदर्शितापूर्ण विदेश नीति की वजह से आज भारतवर्ष चीन का प्रत्यक्ष पड़ोसी बना हुआ है।
इतने बड़े भूभाग पर हमारी चीन से सीमाएं लगती हैं, ये अदूरदर्शितापूर्ण नीति जो नेहरू की थी उसकी वजह से हुआ। और इस समय जबकि तिब्बत कब्जा कर रहा है चीन अपनी विस्तारवादी नीति के सारे स्वरूप दिखा चुका है, ऐसे समय में पंडित नेहरू दलाई लामा को ऊपरी तौर पर उनके तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं को ऊपरी तौर पर सांत्वना दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि चीन से बात करो, बेजिंग में जाके बात करो। जबकि तिब्बतियों का ये कहना था कि ये हम बेजिंग जाएंगे तो हमें दबा दिया जाएगा, हमें जो चाहेंगे वो बात मनवा लेंगे, वो निरंकुश शासन है। आप ऐसा करें कि किसी तरह से ये मीटिंग जो हमारी माओ त्से तुंग के साथ है ये भारतवर्ष में करवाएं। लेकिन इसके लिए नेहरू तैयार नहीं। पत्रों के माध्यम से ज्ञात होता है कि उन्होंने पडिक्कर को बार बार ये पत्र लिखा कि चीन से बोलो कि वो अभी शांति बनाए रखे, उसका यूएन में जाने का नंबर है और प्रयास किया जा रहा है वो यूएन में जाने की सोचे, तिब्बत को अटैक करने की ना सोचे। लेकिन चीन ने यूएन में अपनी सदस्यता भी ली, भारत के हमारे विजनरी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मदद से ली और दूसरी तरफ उसने तिब्बत को भी अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरह की विदेश नीति शुरुआत से ही हमारे देश में हमारे विजनरी प्रधानमंत्री कॉमरेड पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, जिसकी वजह से 1962 में भारतवर्ष को भयानक हार का सामना करना पड़ा और अंततः 23 मई 1951 को चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया और अक्साई चीन का अभिन्न अंग बन गया और भारत चीन का पड़ोसी। जबकि लाल बहादुर शास्त्री 1962 में जो गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात उन्हें स्मरण थी उस समय और उन्होंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने शास्त्री जी को ये चेताया था, चेतावनी दी थी, शांतिपूर्ण इरादे जाहिर करके चीन हमें धोखे में रखेगा। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात लिखी है परम गांधीवादी, परम नेहरू भक्त जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद भी कांग्रेस में ही रहे और बहुत अच्छे अच्छे पदों पे रहे, बहुत बड़े पत्रकार कुलदीप नैयर की किताब वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, एक ही जीवन काफ़ी नहीं, कुलदीप नैयर जी की ये इस पुस्तक के पेज नंबर 145 पर इसका विस्तृत विवरण है। और वो लिखते हैं कि शास्त्री जी ने उन्हें ये भी बताया कि चीन भारत को एक न एक दिन जरूर धोखा देगा। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि पंडित नेहरू जी इस हवा के रुख को नहीं देख पा रहे हैं। तो सोचिए कि एक गृह मंत्री अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं बता सकता कि भाई चीन पर विश्वास मत करो, चीन हमेशा धोखा देगा। चीन की फितरत में ही दूसरे के भूभाग को हड़पना, उसको अपना बना लेना, शुरू से ही चीन ये कह रहा था मैकमोहन रेखा को मैं नहीं मानता। लेकिन नेहरू की जो वामपंथी प्यार था, जो कामरेड वाली भावना थी, उसके चक्कर में भारतवर्ष को इतने बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा जिसमें कम से कम 3.25 लाख भारतीय सैनिकों को बलिदान देना पड़ा। और यही वामपंथी उस 1962 के युद्ध में पूरी तरह से चीन के साथ थे, चीन की आंख नाक कान बने हुए थे, भारतवर्ष को हराने के लिए सब तरह का प्रयास कर रहे थे, चाहे वो ज्योति बसु हों, सुरजेवाला हों या जितने भी बड़े बड़े नाम, ये सब चाइना के साथ थे और चीन के लिए ही काम कर रहे थे। उनका ये मानना था कि भारतवर्ष में भी चीन आ जाएगा तो हम यहाँ भी लाल झंडा, लाल किले फहराएंगे। लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों की वजह से और अमेरिका की वजह से, JF कैनेडी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, फिर उन्होंने वहाँ से नौसैनिक भेजा, बेड़ा और एयरफोर्स भेजी और चीन को लग गया कि अब अमेरिका डायरेक्ट भारत के साथ खुलकर आने वाला है, जो चीन के लिए बहुत घातक होता। इसलिए चीन बैकआउट कर गया और जो 20 अक्टूबर को, ये 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध छेड़ा था, उसको 21 नवंबर 1962 को उसने विड्रॉ कर लिया, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन बहुत बड़ा भूभाग भारतवर्ष का चीन के पास चला गया। ऐसा क्यों हुआ, इस पर एक समिति बैठी थी
हेडसन ब्रुक्स और भगत जो ब्रिगेडियर थे उनके दोनों के नेतृत्व में, और इसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसको कभी पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट के कुछ अंश 2012 में प्रकाशित हुआ। कुछ CIA के पत्रों के माध्यम से ज्ञात होता है कि ब्रुक्स और भगत की जो समिति बनी थी कि 1962 में भारत क्यों हारा, इस पर जो रिपोर्ट आई थी उसमें सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अदूरदर्शितापूर्ण नीति को ही जिम्मेदार माना गया था। ये भारतीय सेना की हार नहीं थी, ये सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की हार थी। उस व्यक्ति को इतना घमंड था और इतना वामपंथ के लिए अंधा हुआ पड़ा था कि वो अमेरिका के JF कैनेडी ने उनको 1960 में ही ये प्रस्ताव दिया कि आप परमाणु शक्ति बन जाओ, क्योंकि आप सबसे बड़े लोकतंत्र हो एशिया के, आप जैसे देश को सबसे पहले परमाणु शक्ति बनना चाहिए। चीन परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा है, परमाणु शक्ति बनने का प्रयास कर रहा है, आप उससे पहले बन जाओ, उसमें अमेरिका आपकी मदद करेगा, आपको एक बम देगा, परमाणु बम, जो आप राजस्थान के किसी भी कोने में आप करेंगे और उसके बाद परमाणु शक्ति के रूप में आपको हम प्रमोट करेंगे। लेकिन चूंकि वामपंथ के नशे में पागल हुए नेहरू इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर पंडित नेहरू इस प्रस्ताव को मान लिए होते तो भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया होता और 1962 का युद्ध कभी होता ही नहीं। न 1965 में किसी पाकिस्तान की औकात थी कि भारत की तरफ कुदृष्टि रखता। तत्कालिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा है इस हार के पीछे नेहरू सरकार की अपरिष्कृत तैयारी के बारे में लापरवाही थी, जिसकी वजह से यह हार हुई। उस समय तत्कालिक भारत के रक्षा मंत्री BK कृष्णा मेनन, जो कि ड्रंक यार्ड, बहुत ही गंदा व्यक्तित्व, बस नेहरू का परम भक्त होने की वजह से उनको रक्षा मंत्री बना के रखा गया था। जो आदमी महान लापरवाह, उसके विषय में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे निकम्मे आदमी को विदेश मंत्रालय का पद कैसे दिया जा सकता है। क्योंकि पंडित नेहरू चापलूस पसंद और ऐसे ही लोगों को पसंद करते थे जो वामपंथी हों और उनकी चापलूसी करते हों। उन्होंने उस ऐसे निकम्मे आदमी को रक्षा मंत्रालय का पदभार दे दिया था। और कहते तो यहाँ तक हैं कि कृष्णा मेनन की वजह से जो उनके कृपा पात्रों को अच्छी पोस्टिंग सेना में दी जा रही थी, उसकी वजह से सेना भी विभाजित हो चुकी थी। और जब उस समय के तत्कालिक सेनानाथ थापर ने जब 1960 में ही जब वो सेनाध्यक्ष बने, उस समय भी नेहरू को सेना के साजो सामान तैयारियों और युद्ध भूमि में जो पहाड़ों पे बर्फ़ के समय में वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं और बहुत ठंडा प्रदेश है, उनके कपड़ों के लिए, उनके शूज़ के लिए जब एक पत्र लिखा तो हार के बाद पंडित नेहरू ये माने कि उस पत्र को मैंने देखा ही नहीं। वो शुद्ध रूप से सिर्फ कृष्णा मेनन जो उनके रक्षा मंत्री थे उन पर विश्वास कर रहे थे और उन्होंने ये आश्वस्त कर रखा था कि आज जो हमारी सेना है उससे बढ़िया सेना तो हो ही नहीं सकती। मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सोच और इन्हीं के वामपंथियों की वजह से भारतवर्ष किस तरह से चीन युद्ध में इतनी बुरी तरह से हारा और आज भी हमारा 32,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भूभाग चाइना के पास है और चाइना आए दिन हमें आंख दिखाता रहता है। ये कांग्रेस और भारतवर्ष के बहुत कम लोगों को इसके विषय में बताया जाता है। जो इसकी अंतर की सत्यता है, इंटरनल ट्रुथ, मैं आपको बताता रहूँगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों को भी भेजें, जिससे कि और लोगों को भी भारतवर्ष के सही इतिहास के विषय में पता चल सके। आज की वीडियो बस इतनी ही। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्ते बंधुओं, धन्यवाद।